झिलमिल सितारों का आंगन इधर हुआ और रिमझिम बरसता सावन उधर हो गया। मतलब इधर इधर पुलिस लग के जो है गणेश चतुर्थी नहीं मनी और उधर जो है पुलिस के संरक्षण में गणेश चतुर्थी मनी। वही हेमंत गुप्ता जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो है पृष्ठभूमि इनके पिताजी की और इनके परिवार की आरएसएस की रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्हीं के यहाँ हिजाब का मामला पोस्ट किया है चीफ जस्टिस ने मास्टर ऑफ रोस्टर होकर, 2 जजों अच्छा। की पीठ में। 3 जज भी नहीं है, 2 जजों की पीठ में। अब या तो वो जज जो है वो क्या कहते हैं लाइन डोरी पकड़ ले, या उन्होंने जो है हेमंत गुप्ता तो जो फैसला देंगे वो सर्वविदित है, और आपके अगर दूसरे जज साहब ने भी उनके हाँ में हाँ मिला दी तो हो जाएगा कि साहब हिजाब पर बैन बिल्कुल उचित है। तब वो संविधान में अपने अपना स्वतंत्रता से जो है अपने धार्मिक प्रैक्टिस करने की आजादी की ऐसी तैसी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अनुच्छेद 25 का जो उल्टा सीधा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब अभी तक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी जो है वो निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी मामला नहीं उठाएंगे जिसमें कार्यपालिका विधायिका पर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब रिटायर होने से एक दिन पहले कई महत्वपूर्ण मामलों में ऑर्डर पास करके गए। उसके बाद चीफ जस्टिस हुए यू ललित साहब, अभी वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। और आते आते उन्होंने तकरीबन 11 महत्वपूर्ण मामलों को बंद कर दिया, सुनवाई से बंद कर दिया, जिसमें बिल्किस बानो केस से लेकर और बाबरी मस्जिद और प्रशांत भूषण मानहानि का मामला, तमाम ये सारे मामले हैं। 11 मामले बंद कर दिए गए और कहा गया कि इसमें अब सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या है इस बंदी के केस की सुनवाई की बंदी के मायने? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और अधिवक्ता जेपी सिंह साहब पुनः मौजूद हैं। और ये संदर्भ इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम पिछला एपिसोड कर रहे थे सिंह साहब के साथ, तो हमने रमन्ना साहब के बारे में उस दिन एपिसोड बनाया था। काफी लोगों ने, आप लोगों ने देखा है, 80,000 से ज्यादा लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू भी उसी तरह आप देखेंगे और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये मायने समझना जरूरी है कि चीफ जस्टिस आते हैं, बेंच उनकी 11 मामलों को बंद कर देती है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक है सर। आपकी बारीक नजर तो इन मुद्दों पर रहती है, कौन कौन से मसले हैं और क्या मायने हैं इसके, ये जरा हमें और हमारे दोस्तों को भी समझाइए जी। देखिए सर, जुडिशरी की स्थिति बहुत खराब है, अच्छा। और वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि रमना साहब ने अपने विदाई भाषण में, जो मैं पिछली बार कहना भूल गया था, जी। ये कहा था कि वो जो है जितने दिन से उनका जो है ये कार्यकाल चला है चीफ जस्टिस का या ये है, वो लगातार उनके खिलाफ कोई स्क्रूटनी कर रहा था, अच्छा। जांच पड़ताल कर रहा था उनके उनके परिवार की। तो इसको मैं इनडायरेक्टली उनका कहना था कि मैं दबाव में था या मुझे दबाव में ले रखा गया था। और अगर दबाव में कोई चीज जस्टिस हो तो ये आसानी से समझा सकता है कि उसने पूरे कार्यकाल के दौरान जी। जो संवैधानिक प्रश्न थे, जिनको संवैधानिक पीठ में भेज के सुनवाई होनी चाहिए थी, उसको क्यों नहीं सुना जी। या क्यों नहीं उसकी तारीख लगाई। ये तो सर एक मुद्दा हो गया। जी। दूसरा मुद्दा, आपने देखा होगा कि बड़ा रमना साहब के शान में जो है गोदी मीडिया ने कसीदे पढ़े कि साहब ये ऐसे चीफ जस्टिस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम रिक्त पदों की भर्ती हुई, इतने बड़े पैमाने पर तो कभी हुई नहीं थी। लेकिन बिटवीन द लाइंस बात यह है कि जो जो नाम प्रस्तावित हुए वो सब रमना साहब ने हाई कोर्ट के मुश्किल से उसमें से 10-5%
पर अगर कोई आपत्ति हुई हो, क्योंकि रमना साहब अकेले तो थे नहीं, पूरा जो है आपका कॉलेजियम में और 5 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन सब के सामने ये सब बात जाती है, उनको छोड़ के बाकी सबकी नियुक्ति हो गई। और इसमें से अधिकांश जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो वकीलों से सीधे चुन करके आए हैं, उसमें से अधिकांश जज संघ कैडर से कहीं न कहीं वो या उनका परिवार जुड़ा रहा है, सीधे सीधे, और उन सबको सरकार ने तुरंत नियुक्ति दे दी। ये दो काम रमना साहब के दबाव में होने के कारण बड़ी आसानी से हो गया, और लोगों का कि निगाह ये नहीं गया कि साहब बड़ी रिक्तियां भरी जा रही, बड़ी रिक्तियां भरी जा रही। आप हर स्टेट में अगर आपके लोग हों और अगर वो वकालत से संबंध हो, तो उनसे आप ये बात को पता कर सकते हैं कि किस तरह जुडिशरी में भर्तियां हुई, किस तरह जातिवाद चला, किस तरह क्षेत्रवाद चला, किस तरह कैडर चला। तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाले भी 10-5 साल में, मतलब जो नमक का हक अदा करने वाले माननीय लोग बने हैं, तो नमक का हक अदा करेंगे। अब उसी तरह का नमक का हक सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले 5 चीफ जस्टिसों, रमन्ना साहब को छोड़ दीजिए, तो उसके पहले के पिछले 4 चीफ जस्टिसों के कार्यकाल में इसी तरह का नमक का हक अदा करने वाले जज रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों का तो बिल्कुल चेहरे से नकाब उतर गई थी, जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा, खुल करके जो, जिनके खिलाफ 4 जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन गोगोई साहब उसमें शामिल होने के बावजूद वो जब चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने वही सब किया जो उसके पहले हुआ करता था। यानी वो भी कंप्रोमाइजिंग चीफ जस्टिस बने थे, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी लड़की और उनका दामाद जेटली साहब के चैम्बर से जुड़े हुए थे, और सारा खिचड़ी जो है जेटली साहब के चैम्बर में पकी थी। इस पर जो है मार्कंडेय काटजू साहब ने बाकायदे लेख भी लिखे थे। मार्कंडेय साहब काटजू के अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो इसमें बहुत चीजें आपको मिलेंगी। और उसमें जो गोगोई के दामाद थे, वाल्मीकि साहब, वाल्मीकि मेहता, वो हाई कोर्ट में जज थे, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल जज थे, लेकिन ये कि गोगोई साहब के हो जाने की वजह से उनके ट्रांसफर वगैरह की बात थी, वो हो नहीं पाए। ये बैकग्राउंड मैंने बताया जी। अब ललित साहब शाह साहब के वकील थे। ललित साहब ने जो जो जजमेंट दिया, मैक्सिमम उसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो बहुत कंट्रोवर्शियल मामले थे, जिसमें सरकार के एजेंडे या भाजपा के एजेंडे या संघ के एजेंडे के पूरक के रूप में कोर्ट में थे, 3 तलाक ही जैसे ले लीजिए, इन सब मामलों में वो इन्होंने, आपका पद्मनाभा मंदिर वाला मामला जो केरल वाला था, ये सब में जो है आपका क्या कहते हैं, मतलब उनका पक्ष वो जो है रुख ज्यादातर सरकार समर्थक ही रहा। कुछ आपका अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता है। अब जब ये बने तो इनके कोर्ट में सबसे पहले काम इन्होंने किया कि जो गुजरात दंगों से संबंधित 11 मामले थे, 11 रिट थी, उन सबको जो है इन्होंने कहा कि अब ये बहुत हो गया, अब इसमें सुनवाई की जरूरत नहीं है। टोटल 8 मामले थे, 8 मामलों में 7 मामले में इन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट वगैरह लग गई है, सब हो चुका है, इसलिए अब इसकी सुनवाई की आगे आवश्यकता नहीं है। जबकि सब में ये मांग की गई थी कि ये केस जो है एसआईटी के बजाय सीबीआई को सौंपा जाए, और जो है एसआईटी जो है सही जांच नहीं कर रही है, एसआईटी जो है वो पक्षपाती ढंग से जांच कर रही है। और आपने देखा भी होगा कि बिल्किस बानो के मामले में तत्कालीन सीबीआई को, आज तो सीबीआई इस सरकार का तोता है, आप कह सकते हैं कि उस सरकार का तोता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईटी से लेके सीबीआई को दिया, तो बिल्किस बानो मामले में जो 11-12 लोग गिरफ्तार हुए, जो है वो आपके दंगाई, उनके साथ 6 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हुए, जिन्होंने जो है वो मामले की लिपापोती करने की में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए इसमें 2 तो मानवाधिकार आयोग द्वारा दाखिल मामला था, इसकी जांच जो है एसआईटी से हटाई जाए, एसआईटी ठीक जांच नहीं कर रही। तिस्ता शीतल वार्ड का मामले दाखिल कर रखा था कि इसकी जांच जो है सही ढंग से नहीं हो रही, अदालत द्वारा मॉनिटर जांच हो। तो अदालत द्वारा मॉनिटर जांच कहना कौन सा अपराध है भाई? सब लोग जानते हैं कि अगर अदालत मॉनिटर करती है तो जांच सही दिशा में होती है, इसलिए कि अदालत सही समय समय पर रिपोर्ट जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग करके, भले बंद लिफाफे में भी आए, वो देखती रहती है अदालत की जो है क्या कहते हैं
और तदनुसार डायरेक्शन देती रहती है जांच एजेंसी को। तो अदालत की निगरानी में मांग करना ये कौन सी गलत बात है? अगर एसआईटी या पुलिस या सीबीआई या कोई भी एजेंसी जांच कर रही हो और हम कहें साहब अदालत द्वारा मॉनिटर जांच हो, तो अगर अदालत द्वारा मॉनिटर जांच होती है तो बीच बीच में जो है, जो एक साथ सीबीआई या एनआईए या एसआईटी या पुलिस एक साथ पुथन्ना चार्जशीट के रूप में पेश करती है, उसकी जगह वो समय समय पर भी देखते रहते हैं कि इन्होंने कितने पर्चे काटे, किससे पूछताछ की, कि एक लाइन दूरी पर जो है जांच चलती है। और अगर वो असंतुष्ट अदालत होती है तो जांच एजेंसी बदल देती है। ये मामला था। अब इसमें मानवाधिकार आयोग, जिसमें चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जिसके अध्यक्ष होते हैं, उनका भी 2 रीट थी उसमें, वो जो 11 रीटें थी उसमें, जो इन्होंने हटा दी है। तो अब इन्होंने जो हटा दी है, और तर्क क्या लिया साहब, बहुत विलंब हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अदालती प्रक्रिया, चाहे हाई कोर्ट की प्रक्रिया हो, चाहे लोअर कोर्ट की प्रक्रिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया हो, अदालती प्रक्रिया से अगर कोई मामला जो है विलंबित होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पीड़ित की है, कोर्ट की है, या आरोपी की है? सीधे सीधे मालूम होगा कि ये कोर्ट की है। और अगर ये विलंबित होता है जिसका अंततः लाभ आरोपी को मिलता है, तो इसका मतलब आरोपी और कोर्ट के बीच में दुरभिसंधि है कि पहले लेट करो और बाद में, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हत्या के मामले में जैसे फांसी की सजा हुई, तो फिर साहब कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति के यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है फांसी की सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से उन्होंने आपके जो है रिविजिट किया, फिर से उन्होंने पुनर्विचार के लिए दाखिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के यहाँ बहुत ज्यादा विलंबित हो गया है, या ये पूरे मामले में बहुत ज्यादा विलंबित हो गया है। फांसी घर में रहते हुए मुलजिम को बहुत ही मानसिक जो है अशांति पैदा हुई और उसके नारकीय जीवन हो गया। इसलिए अब इस फांसी की सजा को हम जो है वो क्या कहते हैं, बदल करके उम्र कैद में करते हैं। अब आया मामला उम्र कैद का। तो उम्र कैद में आया तो पहले उम्र कैद हम लोग जब लड़कपन में छोटे छोटे थे तो 14 वर्ष का होता था, मतलब 20 या 22 साल का होता था, और कहा जाता था कि दिन रात दोनों जोड़ा जाता है, 14 साल में 15 साल में लोग छूट जाते हैं। लेकिन फिर बीच में जब ये आपका फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं ढीला ढाला रवैया अपनाने लगा, पहले रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहा, फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा, फिर जो है वो क्या कहते हैं, मतलब तमाम इफ्स एंड बट्स और तमाम जो है किसी न किसी बहाने दृढ़ता की, मानसिक दृढ़ता की कमी के कारण उसको आजीवन कारावास में बदलता गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये हुआ कि फिर आखिर आजीवन कारावास इतना जघन्य कार्य किया इसने, इसका कितने दिन का होगा? तो हुआ कि साहब ये आजीवन कारावास का मतलब सांस के अंतिम, मतलब उस तक आफ्टर, सांस के अंतिम, मतलब अंतिम सांस तक। फिर हुआ कि अच्छा आचरण है तो कम छोड़ दो, तो फिर 26 जनवरी है तो छोड़ दो, तो 15 अगस्त है तो छोड़ दो। मतलब इस तरह वाया मीडिया बीच में तमाम निकालते गए। और आप खुद आज देखिए कि मनु शर्मा, जिसने जैसिका लाल को शराब न परोसने के कारण बार बंद हो गया था, वो हत्या कर दी थी, आज वो जो है वो क्या कहते हैं 15-16 साल की सजा काट करके छूट गया है। क्यों? क्योंकि उसके बाप कांग्रेसी थे, बाद में भाजपाई हो गए। उसका एक न्यूज चैनल चलता है, न्यूज इंडिया न्यूज करके, और आपका क्या कहते हैं एक अखबार चलता है संभवतः आज समाज करके हरियाणा में। तो भाई अब इतने बड़े बाप का बेटा था, और जब था तब भी आए दिन जो है वो पैरोल फरोल क्या क्या सब हो गया, उससे छूट के बाहर रहता था, क्लबों में जाके पार्टी करता था। कई बार ये सब मामला भी उठा, तो समरथ को नहीं दोस्त को सही, ये सब मामला हुआ। तो अब सवाल इस बात का है कि जो विलंब आपने किया, ये जो इतने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थे, और अगर उसकी सुनवाई की तारीख नहीं लग रही थी, जबकि कई लोगों ने ये कहा है जो पक्षकार हैं कि हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रक्रियात्मक कमी के कारण नहीं लगा तो भले 50 साल बाद लगता, आपको मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए था। आपने इस पर जो डिसाइड कर दिया साहब बहुत दिन हो गया, ये हो गया। और फिर जो जांच जिस पर जो है वो क्या कहते हैं पीड़ितों को विश्वास ही नहीं है, उस जांच के आधार पर आप सारा फैसला कर रहे हैं। आगे तमाम मामलों में जब जांच एसआईटी से निकाल करके सीबीआई को दी गई, तो इन मामलों में देने में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अब है ना कि जब केंद्र में सरकार बदल जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब लोग बदल जाते हैं, तो पूरा जो है वो परिकल्पना, पूरा जो है उसका नैरेटिव,
पूरा जो है सिनेरियो बदल जाता है और तत्कालीन जज के मानसिक स्थिति के ऊपर तमाम चीजें निर्भर करने लगती हैं। अब वो जी। जज साहब तटस्थ हैं, संविधान परस्त हैं, या राष्ट्रवादी मोड़ में हैं, या जो है वो क्या कहते हैं भीतर से संतरा है, इनके ऊपर जो है निर्भर करता है कि फैसला कैसे होगा। अब ये 11 फैसले इस तरह हो गए वापस। दूसरा आइए, जी। एक महत्वपूर्ण फैसला वापस हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस में, जिसमें कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा हुई थी, उसकी अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और उस सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी अवमानना की कार्रवाई, तो पहले उसको डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट को टाइटल सूट डिसाइड करना चाहिए। पहले उसको डिसाइड करके जो आपके रायबरेली या लखनऊ की अदालत में जो तमाम लोग ध्वंस में शामिल नेता थे, तब उनका जो है मामला डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन उसको तमाम बार जो है वो पक्षकारों द्वारा कहने के बावजूद कि साहब पहले इसको लिया जाए, नहीं लिया गया, टाइटल सूट डिसाइड कर दिया गया। और वो टाइटल सूट नजूल की जमीन होने के बावजूद मूलतः जो है वो क्या कहते हैं हिंदू पक्ष के पक्ष में निर्णित कर दिया गया। 100 मैंने अनुच्छेद 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर सकती है। मुसलमानों को भी खुश करने के लिए शहर के बाहर 5 एकड़ जमीन दे दी गई। अरे जब वो जमीन नजूल की थी, ना उनकी ना उनकी थी, तो किसी एक पक्ष को देने का क्या मतलब है? उस जमीन को सरकारीकरण हो जाता, मंदिर के लिए आप अलग जमीन देते और आप मस्जिद के लिए अलग जमीन दे देते, अगर आप जमीनें देना चाहते थे तो। लेकिन हमेशा के लिए एक मन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने ये प्रमाणित किया कि आप जो है एंगल्ड जजमेंट देते हैं, मतलब आप बहुसंख्यवादी सुप्रीम कोर्ट है। जो बहुसंख्य को पसंद है सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट देता है इस तरह के मामले में, जहां जो है जी। बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर नहीं है। तो सवाल है कि आप दूसरे पक्ष को भी तो दे सकते थे, जिसका 4.5 साल से कब्जा था और जिसका केवल 50 साल से कब्जा था। तो 50 साल वाला कब्जा 450 साल वाले कब्जे पर भारी पड़ गया। खैर, इसको इन्होंने जो है कहा कि साहब ये भी बहुत दिन हो गया, कल्याण सिंह को 1 दिन सजा मिल गई, ये हो गया। तो बल्कि जो पक्षकार थे उन्होंने कहा भी कि साहब हमने तो कई बार इस मामले को उठाया। तो उन्होंने एक लाइन कह दिया, हाँ ये बड़ा गलत हुआ कि जो है इस मामले की पहले सुनवाई नहीं हुई। तो ये भी वापस हो गया। अब आए प्रशांत भूषण का मामला। प्रशांत भूषण ने कहा था कि 16 जज जो है वो भ्रष्ट हैं। प्रशांत भूषण पर जब मानना की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके पिताजी शांति भूषण जी कूद गए। उन्होंने भी कहा कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये 16 चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के नाम गिना के कहा इन लोगों ने कि ये सब भ्रष्ट थे, इन्होंने ये भ्रष्ट आचरण किया और ये सब गड़बड़ किया। अब ये सब मामला चलता रहा। अंत में जब अरुण मिश्रा जी के यहाँ जो है उन्होंने जो प्रशांत भूषण को दंडित किया कि बोबड़े साहब की मोटरसाइकिल वाले प्रकरण पर, तो ये मामला भी उठाया। तो लगा कि उसमें भी वो दंडित करेंगे, लेकिन वो मामला पेंडिंग पड़ा रहा। तो उसको चूंकि अब ये सब मामला हो रहा था, तो साथ में ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने जो है ये भी फैसला कर दिया कि क्या कहते हैं ये भी मामला वापस, जो प्रशांत भूषण और आपके क्या कहते हैं तरुण तेजपाल के खिलाफ है। क्या तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली, इन्होंने भी सब सफाई उफाई दे दी, इसलिए मामला वापस। अब चौथे मामले पर आइए। गणेश चतुर्थी कल थी। परसों जो है आपका कर्नाटक में स्थानीय निकायों ने बेंगलुरु के ईदगाह में और हुबली के स्थानीय निकाय ने हुबली के ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने का आदेश दे दिया। ये मामला पहुंचा आपका क्या कहते हैं, पहले पहुंचा बेंगलोर वाला टाइमली और बाद में पहुंचा हुबली वाला। तो बेंगलोर वाला जब पहुंचा तो सुप्रीम वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नगर निगम ने जो दिया नगर निगम जाने, आप जाने। उसमें तुरंत लोग सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ एक और जज की पीठ थी और हेमंत गुप्ता साहब ने संभवतः कहा कि जो है वो क्या कहते हैं जो अनुमति मिल गई है वो मिल गई, लेकिन दूसरे जज ने कहा कि नहीं ये गलत है। ईदगाह में अभी तक कभी जब अनुमति नहीं मिली तो अभी क्यों, 200 साल से अनुमति नहीं मिली तो अब क्यों मिलेगी। नतीजा था कि ये मामला जो है तुरंत चीफ जस्टिस के संज्ञान में गया और चीफ जस्टिस ने ईमानदार दिखने के लिए तुरंत 3 जजों की अतिरिक्त पीठ अलग से बना दी कि 2 जज में एक एक बराबर है, तो 3 जज की बना दी कि ताकि जो है जो जजमेंट हो या तो जिसकी तरफ जाए। तो उन 3 जजों ने जो है आपके जो है कहा कि नहीं, जब वो नहीं होता था तो 200 साल से नहीं होता तो अब की बात नहीं। तो साहब बेंगलोर में बंद हो गया, नहीं होगा। अब आया बेंगलोर के बाद उधर हुबली में देर से शुरू हुआ मामला। अगले दिन गणेश चतुर्थी है।
तो हुबली में जो है जज साहब ने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये रोक का आदेश है ये हमारे ऊपर नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्यों? क्योंकि वहां टाइटल डिस्प्यूट है बेंगलोर में, लेकिन हुबली में टाइटल डिस्प्यूट नहीं है, नगर निगम का है। तो नगर निगम का है या नगर पालिका का है और उसने एक को दिया है तो वो दूसरे को भी दे सकती है। अब उसमें उन लोगों के पास टाइम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो फिर झिलमिल सितारों का आंगन इधर हुआ और रिमझिम बरसता सावन उधर हो गया। मतलब इधर इधर पुलिस लग के जो है गणेश चतुर्थी नहीं मनी और उधर जो है पुलिस के संरक्षण में गणेश चतुर्थी मनी। ये कोर्ट की मतलब ये ताजा जो है स्थिति है। अब देखिए इसके बाद वही हेमंत गुप्ता जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो है पृष्ठभूमि इनके पिताजी की और इनके परिवार की आरएसएस की रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्हीं के यहाँ हिजाब का मामला पोस्ट किया है चीफ जस्टिस ने मास्टर ऑफ रोस्टर होकर 2 जजों की पीठ में। 3 जज भी नहीं है, 2 जजों की पीठ में। अब या तो वो जज जो है वो क्या कहते हैं लाइन डोरी पकड़ ले, या उन्होंने जो है हेमंत गुप्ता तो जो फैसला देंगे वो सर्वविदित है, और आपके अगर दूसरे जज साहब ने भी उनके हाँ में हाँ मिला दी तो हो जाएगा कि साहब हिजाब पर बैन बिल्कुल उचित है। तब वो संविधान में अपने अपना स्वतंत्रता से जो है अपने धार्मिक प्रैक्टिस करने की आजादी की ऐसी तैसी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अनुच्छेद 25 का जो उल्टा सीधा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब सवाल इस बात का है कि अच्छा अब जस्टिस हेमंत गुप्ता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक बार जज नियुक्त होने के बाद चीफ जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका रहती है कि वो जो चाहे केस दे, मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते जिस तरह केस लगाए, लेकिन वो उनको ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप इस लाइन पर चलेंगे। उसके लिए जो है वो अपने विवेकाधीन जो है वो क्या कहते हैं मतलब सोच के लिए वो स्वतंत्र हैं। आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा संविधान पीठ बनता है जिसमें चीफ जस्टिस लेके तमाम बड़े और भी जज रहते हैं, और जो है अगर 7 जजों का बना तो पता चला 5-2 से फैसला, 4-3 से फैसला, मतलब उसी पीठ में 3 जज दूसरा फैसला देते हैं, 4 जज दूसरा फैसला देते हैं जी। अगर 3 जजों में है तो 2-1 का फैसला, 1-1 में मामला फंस जाता है कि अगर एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा तो फिर वो तीसरे के पास भेजा जाता है विचार के लिए, और अगर कंट्रोवर्सी से बचना हो तो 3 जजों के पीठ में भेजा जाता है ताकि जो है 3 और 2 मिला के 5 हो जाए, तो 5 में जिधर से जितने लोग कहें। तो ये स्थिति है सर। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अब इनका जो अभी कार्यकाल लगभग 2.5 महीने का है, 73 दिन 75 दिन का टोटल कार्यकाल था जिसमें कई दिन बीत गए हैं। अभी कार्यकाल 73 दिन का है, वो आपका 73 दिन से कम हो गया है। 2 दिन अब जो है शनिचर इतवार को फिर छुट्टी रहेगी, बीच बीच में भी शनिचर इतवार को छुट्टी रहेगी। लेकिन अब ये जो है इस तरह देखने के बाद आप समझिए कि जो है वो करीब आप मान के चलिए कि 60 दिन या 65 दिन 62 दिन इनका कार्यकाल रहेगा। उस 60-62 दिन के कार्यकाल में इनके कोर्ट से क्या क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हो रहान बीरवान के हो चीखने पार, पहले से ही जो है दिखाई पड़ने लगता है कि क्या होने जा रहा है जी। ईडब्ल्यूएस का मामला भी उन्हीं के कोर्ट में, वो सब है, वो तो उन्होंने देखिए अब उन्होंने पीएमएलए वाला मामला नहीं लिया कि फाइनेंस बिल पर डिसाइड करने का मामला उन्होंने नहीं लिया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा जी। क्योंकि अगर फाइनेंस बिल डिसाइड कर दे कि ये अब संवैधानिक है, आपका जो है आप जो जनरल मामलों को फाइनेंस बिल पास करा के पीएमएलए को अपने फाइनेंस बिल में पास कराया है या संवैधानिक है, तो पीएमएलए बिल पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो पीएमएलए बिल पर अगर प्रश्न चिन्ह, कानून पर प्रश्न चिन्ह लगा तो फिर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब अभी तक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी जो है वो निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी मामला नहीं उठाएंगे जिसमें कार्यपालिका विधायिका पर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाए। और आप खुद सोचिए कि विधायिका कार्यपालिका को संचालित करती है, इसलिए कार्यपालिका से विधायिका अलग नहीं है। अगर कार्यपालिका अपने मनमानी कर दे तो विधायिका ही उसको दंडित कर देती है, कोर्ट आने की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर विधायिका के इशारे पर कार्यपालिका काम करती है तो दोनों एक हो गए, और उसमें जो है आपका जो तीसरा खंभा है न्यायपालिका वो भी एक हो जाए, फिर एक आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा? और ये वो जनता है जो सरकार है, जो सरकार चुनती है, जिसके चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। सरकार राजा सरकार नहीं है, राजतंत्र नहीं है, ना सामंतवाद है।
ये लोकतंत्र है, ये लोक सेवक कहे जाते हैं। लोक सेवकों की सरकार को अगर जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका तो संचालित कर रहा है, अगर सब मिल जाए तो क्या आप राजा आपने चुना है या आपने लोक सेवक चुना है? और फिर आपका लोक सेवक चुना हुआ अगर सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है तो विपक्ष में बैठ रहा है, उसकी कोई आवाज नहीं है, वो बहस नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सेशन इतने कम समय के लिए बुलाया जाता है कि उसमें सारे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। और मेरा तो ये कहना है कि अगर जो 0 आवर होता है जिसमें कोई भी सदस्य कोई भी सवाल उठा सकता है, अगर 0 आवर माइनस कर दीजिए तो 5 साल बीत जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि को मैडन स्पीच पार्लियामेंट में भी देने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस मुद्दे पर बहस होगा उस मुद्दे पर अगर पार्टी वाइज होगा तो आपकी पार्टी से 2 आदमी बोलेंगे, आपकी पार्टी से 3 आदमी बोलेंगे, आप इतने मिनट बोलेंगे। तो अगर आपकी पार्टी में 15 आदमी हैं और 2 आदमी बोलने का आपको मौका मिला तो बाकी 13 आदमी कब स्पीच देंगे? उनके लिए 0 आवर है, 0 आवर जिसमें वो स्पीच दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन आवर है जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वो जो उनके विचार हैं किसी मुद्दे पर, वो तब तक नहीं व्यक्त कर सकते जब तक उनकी पार्टी उनको व्यक्त करने के लिए टाइम अलॉट ना करे, जो उसको टाइम अलॉट हुआ है। इसलिए आप तमाम देखते होंगे कि तमाम एमएलए हैं बाहर खूब अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो मेरा कहना है कि जो आप 15 दिन का और 20 दिन का और 25 दिन का जो आप जो है वो कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप उसको 2-2 महीने 3-3 महीने का क्यों नहीं चलाते और सारे लोगों को बोलने का मौका दिए, पता तो चले कि जनता ने जिस लोक सेवक को चुन करके भेजा है उसका विचार क्या है। जी सर, तो अच्छा है, देखते हैं अभी बहुत सारा न्यायिक नजारा देखने को मिल सकता है भविष्य में। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब थे, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जल्दी जेपी सिंह साहब के साथ मिलता हूं किसी और मुद्दे पर अगले एपिसोड में। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। मुलाकात होती है आपसे। जी, नमस्कार सर। नमस्कार।